दूर किसी जंगल में सब पक्षी आपस में मिलजुल कर रहते थे। परंतु जंगल से दूर पहाड़ों की तरफ बाजू चील गुस्से में बैठी होती है और वे अपने बेटे से कहती है। बेटा, आज मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। आज कितने दिन हो गए हैं, हमें कितने दिनों से किसी पक्षी का मांस खाने को नहीं मिला। मम्मा, मेरा भी बहुत मन चाह रहा है कि मैं पक्षियों का स्वादिष्ट स्वादिष्ट मांस खाऊं, लेकिन पक्षी तो अब हमारे इलाके में आते ही नहीं हैं। सब पक्षी बहुत ज़्यादा चालाक हो गए हैं, लेकिन पक्षियों का मांस खाए बिना तो मैं रह ही नहीं सकती हूँ। मुझे किसी भी तरह पक्षियों को अपने इलाके में बुलाना ही पड़ेगा। मम्मा, मैं तो कहता हूँ हम जाकर जंगल पर हमला कर देते हैं और सब पक्षियों को चुन चुन कर खा लेते हैं। बेटा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? यही बेवकूफ़ी तुम्हारे पापा ने भी कर दी थी, जिसके कारण आज वे अपनी जान खो बैठे हैं। तुम्हें पता है, जब तुम्हारे पापा ने पक्षियों के जंगल पर हमला किया था तो सब पक्षियों ने मिलकर तुम्हारे पापा को पकड़ लिया था और मिट्ठू महाराज ने तुम्हारे पापा को फांसी की सजा सुना दी थी। अगर किसी तरह पक्षी मेरे इलाके में आ जाए तो वो मुझसे बचकर कभी नहीं भाग पाएंगे। हाँ, लेकिन मम्मा, मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी पक्षी हमारे इलाके में आएगा, क्योंकि सबको पता है ये इलाका चीलों का है। बस अब हमें कुछ भी करना पड़े वो हम करेंगे, लेकिन पक्षियों का मांस खाए बिना तो अब मैं रह ही नहीं सकता हूँ। फिर वे नन्हा चील अपने दिमाग में कुछ सोचने लगता है और वे बाजू चील से कहता है। मम्मा, मुझे एक बहुत ही बढ़िया उपाय मिल गया है उन पक्षियों को अपने इलाके में बुलाने का। अच्छा, तो फिर बताओ जल्दी, क्या उपाय है वो? मम्मा, आप जाकर सब पक्षियों को मेरे जन्मदिन की दावत दो। जब सब पक्षी मेरे जन्मदिन पर आ जाएंगे तो मैं अचानक उन सब पक्षियों पर जाल फेंक दूंगा और सब पक्षी हमारे जाल में कैद हो जाएंगे। अरे वाह मेरे बेटे, तुम्हारा दिमाग तो काफी ज्यादा शातिर हो गया है मेरी तरह। बहुत बढ़िया उपाय है तुम्हारा। परंतु वे चालाक पक्षी इतनी आसानी से तुम्हारी जन्मदिन पार्टी में नहीं आएंगे। मम्मा, आप कुछ भी करके उन सब पक्षियों को मना लें। बस एक बार पक्षी हमारे इलाके में आ गए तो वापस नहीं जाएंगे फिर वो। हाँ, ठीक है मेरे बेटे, मैं पूरी कोशिश करूंगी पक्षियों को मनाने की। ये कहकर बाजू चील सब पक्षियों के पास जंगल में चली जाती है। अरे रे बाजू चील, तुम अचानक हमारे जंगल में क्यों आई हो? कौवे, पक्षियों, मेरी बात सुनो। हमने कितने सालों से एक दूसरे से दुश्मनी की हुई है, परंतु अब मैं चाहती हूँ कि हम सब पक्षी एक साथ मिल जाएं। चीलों और पक्षियों की दोस्ती कभी नहीं होती, इसीलिए हम पक्षी भी तुमसे दोस्ती नहीं कर सकते हैं बाजू चील। और मैं जानती हूँ इस बार भी तुम कोई न कोई अपनी चाल चलने के लिए यहाँ पर हम सब पक्षियों को फंसाने आई होगी। बाजू चील, चली जाओ यहाँ से, कोई बात नहीं करनी हमें तुमसे। चलो हमारे जंगल से निकल जाओ, वरना हम उल्लू सैनिक को बुला लेंगे। पक्षियों, एक बार तो मेरी बात सुनो। परसों मेरे बेटे का जन्मदिन आ रहा है, इसीलिए मैं तुम सब पक्षियों को मेरे बेटे की जन्मदिन पार्टी की दावत देने आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर एक साथ मेरे बेटे का अच्छे से जन्मदिन मनाएं। बाजू चील, हमारी दुश्मन हो तुम, हम तुम्हारी किसी भी पार्टी में नहीं आएंगे। बस तभी नन्हा चील भी वहाँ पर आ जाता है। पक्षियों, आप सबको पता है मेरी मम्मा से सारी चीलों ने लड़ाई की हुई है और अब कोई भी चील हमसे नहीं मिलती। हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं। अगर आप सब पक्षी भी मेरी पार्टी में नहीं आएंगे तो मेरे जन्मदिन पार्टी में मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। मम्मा, अगर ये पक्षी नहीं आ रहे पार्टी में तो कोई बात नहीं, इस बार मैं अपनी जन्मदिन पार्टी नहीं मनाऊंगा। देखो पक्षियों, मेरा मासूम बेटा कितना ज़्यादा उदास हो गया है। मेरे बेटे का दिल रखने के लिए तुम सब पक्षी मेरे बेटे की जन्मदिन पार्टी में आ जाओ ना। चीलों की बात सुनकर सब पक्षी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वे कहते हैं। अच्छा बाजू चील, तुम जाओ, हम सब सोच कर बताएंगे तुम्हें कि हमें तुम्हारी पार्टी में आना है या फिर नहीं। ठीक है पक्षियों, मुझे आज रात तक बता देना। फिर बाजू चील और उसका बेटा वहाँ से चले जाते हैं।
मीनू चिड़िया, तुमने बाजू चील को साफ साफ मना क्यों नहीं किया कि हम सब पक्षी उसके बेटे की पार्टी में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। कालू कौवे, क्या तुमने देखा नहीं कि बाजू चील का बेटा कितना ज्यादा उदास था। अगर हम उसकी जन्मदिन पार्टी में नहीं जाएंगे तो वो इस बार अपनी जन्मदिन पार्टी नहीं मनाएगा और हमारी वजह से वे नन्हा चील उदास हो। ये बात तो ठीक नहीं है ना। लेकिन फिर भी हम जाकर ये सारी बात मिट्ठू महाराज को बताते हैं। अब मिट्ठू महाराज जो कहेंगे हम वही करेंगे। मीनू चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो। चलो चलो पक्षियों, मिट्ठू महाराज के पास चलते हैं। फिर सब पक्षी मिट्ठू महाराज के महल चले जाते हैं। दोस्तों, अगर आप सबको इस कहानी का अगला भाग देखना है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। जंगल में एक कालू कौवा और मीनू चिड़िया रहते थे। इन दोनों का अपना अपना ही एक गंदम का खेत हुआ करता था। मीनू चिड़िया बहुत मेहनती थी। वे हर समय अपने खेत की देखभाल ही करती रहती थी, जबकि कालू कौवा बहुत ही ज़्यादा आलसी था। मीनू चिड़िया और कालू कौवा अपनी गंदम की फसलें एक उल्लू सेठ को बेचा करते थे। उल्लू सेठ जंगल के सबसे अमीर पक्षी थे, इसीलिए वे कालू कौवा और मीनू चिड़िया से गंदम खरीदते थे। कालू कौवे, तुम्हारी गंदम की फसल अच्छी तरह से पक गई है। अब तुम्हें अपनी फसल काट लेनी चाहिए। और तो और बरसात भी बहुत करीब है। कहीं बरसात के कारण तुम्हारी सारी गंदम की फसल खराब ना हो जाए। मीनू चिड़िया, तुम हर समय मुझे ज्ञान देने मत आ जाया करो। मुझे सब पता है कि मुझे अपनी फसल कब काटनी है और कब नहीं। तुम यहाँ से चली जाओ और अपने खेत का ख्याल रखो। वैसे भी मुझे अभी बहुत नींद आ रही है। जब मुझे अपनी गंदम की फसल काटनी होगी मैं काट लूंगा, लेकिन अभी मुझे सोने दो। ठीक है कालू कौवे, मैं जा रही हूँ। अब अगर फसल खराब हो जाए तो मुझे ना कहना कि मैंने बताया नहीं तुम्हें। ये कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मीनू चिड़िया अपने खेत में आती है और अपनी सारी गंदम की फसल काटने लगती है। कुछ देर के बाद मीनू चिड़िया अपनी सारी गंदम की फसल काट लेती है और कहती है, चलो भाई, मैंने अपनी सारी गंदम की फसल काट ली है। अब मैं ये सारी फसल अपने गोदाम में ले जाकर रख देती हूँ और कल सुबह मैं ये सारी फसल ले जाकर उल्लू सेठ को बेच आऊंगी। उसी जंगल में मीनू चिड़िया का अपना एक गोदाम था, जिसमें मीनू चिड़िया अपनी सारी गंदम की फसलें रखती थी। अगले दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे, ये अचानक इतनी तेज बारिश कैसे शुरू हो गई? अब मैं अपनी फसल कैसे काटूंगा? कहीं ऐसा ना हो कि बारिश के कारण मेरी सारी फसल खराब हो जाए। मीनू चिड़िया ने अपने खेत से सारी गंदम की फसल काट ली थी। इसी कारण उसका खेत और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और वहीं कालू कौवे के खेत में तो फसल ना कटने की वजह से पानी भर जाता है। अरे भाई, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब मेरी फसल का क्या होगा? अच्छा होता कि मैंने मीनू चिड़िया की बात मानकर कल ही अपनी सारी फसल काट ली होती। इसी तरह पूरे एक दिन बारिश चलती ही रहती है। अगले दिन बारिश रुक जाती है। कालू कौवा फौरन अपनी फसल के पास जाता है। जब कालू कौवा अपनी गंदम की फसल को देखने के लिए आता है तो इसकी आधी फसल तो खराब हो चुकी थी और काली पड़ गई थी। अरे रे, मैं तो बर्बाद हो गया हूँ। मेरी आधी गंदम की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और काली पड़ गई है। अब मैं उल्लू सेठ को क्या बेचूंगा? कालू कौवा ऐसा कहता ही है कि वहाँ पर मीनू चिड़िया भी आ जाती है। कालू कौवे, ये सब तुम्हारे आलसीपन की वजह से हुआ है। परंतु अब ये जो आधी गंदम की फसल बची है इसको तो काट लो। कहीं ऐसा न हो कि फिर से बारिश हो जाए और ये आधी गंदम की फसल भी खराब हो जाए। तुम चुप करो मीनू चिड़िया और यहाँ से चली जाओ। मुझे जो करना होगा वो मैं खुद कर लूँगा। मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है।
मेरी ये आधी फसल तो बहुत कम है, और तो और मीनू चिड़िया के पास तो पूरे ही खेत की गंदम की फसल है। उल्लू सेठ तो मेरी ये थोड़ी सी गंदम नहीं खरीदेंगे, बल्कि उस मीनू चिड़िया की सारी गंदम की फसल खरीद लेंगे, और वे मीनू चिड़िया मुझसे बहुत ज्यादा अमीर बन जाएगी। कालू कौवा मीनू चिड़िया से बहुत ज्यादा ही जलता था, इसीलिए वे इसे कभी भी ऊंचा नहीं देख सकता था। अब देखो मीनू चिड़िया, मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। जब मैं उल्लू सेठ को अपनी गंदम नहीं बेच पाऊंगा, तो तुम भी नहीं बेच पाओगी। रात हो जाती है। कालू कौवा खिड़की से मीनू चिड़िया के गंदम के गोदाम में आता है और वे मीनू चिड़िया की सारी गंदम में कीड़े डाल देता है, ताकि मीनू चिड़िया उल्लू सेठ को अपनी ये गंदम ना बेच सके। अगले दिन मीनू चिड़िया उल्लू सेठ के पास काफी सारी गंदम पोटलियों में भरकर लाती है और कालू कौवा भी कुछ गंदम लेकर उल्लू सेठ के पास आ जाता है। उल्लू सेठ, हर बार की तरह इस बार भी मेरी गंदम की फसल ताजी और मजेदार है। आप मुझसे ये सारी गंदम की फसल खरीद लें। अरे भाई कालू कौवे, ये तुम थोड़ी सी गंदम की फसल क्यों लेकर आए हो? मुझे तो ज्यादा गंदम चाहिए। उल्लू सेठ, मेरी आधी गंदम की फसल बारिश की वजह से खराब हो गई है। बस यही कुछ बची है जो बिल्कुल सही है। आप मुझसे यही गंदम की फसल खरीद लें। नहीं नहीं कालू कौवे, मैं तो सिर्फ और सिर्फ मीनू चिड़िया की ही ताजी गंदम की फसल ही खरीदूंगा। मीनू चिड़िया, जरा एक पोटली खोलकर अपनी ताजी गंदम की फसल तो दिखाओ। जी बिल्कुल, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। एक पोटली खोल के अपनी गंदम की ताजी फसल। फिर मीनू चिड़िया अपनी एक गंदम की पोटली खोलती है तो उसकी सारी गंदम में तो काफी सारे कीड़े लगे हुए होते हैं। उल्लू सेठ ये देखकर बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं और मीनू चिड़िया से कहते हैं, मीनू चिड़िया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो कालू कौवे को शातिर समझता था, परंतु तुम तो कालू कौवे से भी ज्यादा शातिर हो। तुम मुझे अपनी कीड़े वाली गंदम की फसल बेचकर मुनाफा कमाना चाहती थी। नहीं नहीं उल्लू सेठ, मुझे तो पता ही नहीं। कल तक तो मेरी फसल बिल्कुल ही ठीक थी। ना जाने मेरी फसल में कीड़े कहाँ से आ गए हैं। बस मीनू चिड़िया, तुम यहाँ से चली जाओ। अब मैं कालू कौवे की ही गंदम खरीदूंगा। कम से कम कालू कौवे की गंदम में कीड़े तो नहीं लगे हैं ना। और फिर उल्लू सेठ कालू कौवे की गंदम खरीद लेते हैं और एक पोटली में कालू कौवे को कुछ पैसे दे देते हैं। मीनू चिड़िया अपनी सारी गंदम की पोटलियाँ ठेले पर रखकर वहाँ से ले जाती है। देखा मीनू चिड़िया, तुम अपनी गंदम की फसल पर बहुत ज्यादा घमंड करती थी ना। मैंने तुम्हारी गंदम की फसल में कीड़े डाल दिए थे ताकि उल्लू सेठ तुम्हारी गंदम की फसल ना खरीदें। और मीनू चिड़िया, तुम मुझसे अमीर होने चली थी ना। अब तो तुम मुझसे भी ज्यादा गरीब हो गई हो। अब तो मैं तुमसे ज्यादा अमीर हूँ। कालू कौवे, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी। तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। ये कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मुझे इस मीनू चिड़िया से माफी मांगनी भी नहीं है, जो ये मुझे माफ नहीं करेगी। अब तो मैं इस मीनू चिड़िया से ज्यादा अमीर हूँ। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया अपने खेत में आती है और काफी ज्यादा उदास हो जाती है। इस बार तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। मैंने रात दिन एक करके अपनी गंदम की फसल लगाई थी ताकि मैं उल्लू सेठ को बेचकर काफी ज्यादा मुनाफा कमा सकूं। लेकिन उस दुष्ट कालू कौवे ने मेरी पूरी गंदम की फसल बर्बाद कर दी है। अब मैं क्या करूंगी? मैं तो बहुत ज्यादा ही गरीब हो गई हूँ। मीनू चिड़िया ऐसे उदास बैठी होती है कि एक पक्षी मीनू चिड़िया के पास आता है। मीनू चिड़िया, दूसरे जंगल में जो तुम्हारे मामा जी रहते थे, उनकी एक हादसे में मृत्यु हो गई है। क्या? अभी कुछ दिनों पहले ही तो मैं उनसे मिलकर आई थी, तो अचानक उनकी मृत्यु कैसे हो गई? मीनू चिड़िया, तुम्हारे मामा जी का तुम्हारे अलावा कोई भी रिश्तेदार नहीं है, इसीलिए
उनने अपनी गंदम की फसल तुम्हारे नाम कर दी है। तुम जाओ और जाकर उनकी गंदम की फसल ले लो, वरना कोई भी पक्षी तुम्हारे मामा जी की गंदम की फसल पर कब्जा कर लेगा। ये कहकर वे पक्षी वहां से चला जाता है और मीनू चिड़िया अपने मामा जी की मौत की खबर सुनकर काफी ज्यादा उदास हो जाती है और वे अपने मामा जी के गंदम के खेत की तरफ चली जाती है। मेरे मामा जी मेरी तरह कितने मेहनती थे। देखो इनकी गंदम की फसल कितनी ज्यादा हरी भरी और कितनी ज्यादा अच्छी है। दूसरी तरफ जब उल्लू सेठ कालू कौवे की बेची हुई गंदम खाने लगते हैं तो वे गंदम तो एकदम कड़वी होती है। उल्लू सेठ कहते हैं, कालू कौवा तो मीनू चिड़िया से भी ज्यादा धोखेबाज है। इसने मुझे कड़वी गंदम बेच डाली। इस कालू कौवे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जाओ कबूतर गुलाम, जाकर कालू कौवे को मेरे पास लेकर आओ। और फिर कुछ देर के बाद कबूतर कालू कौवे को लेकर उल्लू सेठ के पास आता है। कालू कौवे, तुम तो बहुत ही ज्यादा धोखेबाज हो। तुम्हारी बेची हुई गंदम बहुत ज्यादा ही कड़वी थी। मुझे तुम्हारी गंदम बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मैं जानता हूँ तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है ताकि तुम मुनाफा कमा सको, लेकिन अब तुम मेरे सारे पैसे मुझे वापस करो। पर उल्लू सेठ, मैं आपके पैसे आपको वापस कैसे करूं? आपने जो मुझे पैसे दिए थे उन पैसों से मैंने गंदम के बीज खरीदकर अपने खेत में बो दिए हैं। क्या तुमने मेरे पैसों से बीज खरीदकर अपने खेत में बो दिए हैं? बस अब वे खेत मेरा हो गया है। तुम उस खेत में दोबारा कभी ना जाना। उल्लू सेठ, आप मेरे साथ ऐसा ना करें। मेरे पास उस खेत के अलावा कुछ भी नहीं है। आप मुझसे मेरा खेत ना लें। कबूतर गुलाम, इस कालू कौवे को ले जाओ यहाँ से, वरना इस कालू कौवे को यहीं उल्टा लटका कर मारूंगा मैं। और फिर कबूतर गुलाम कालू कौवे को लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया के पास उसके मामा जी की फसल आ गई थी, जिस कारण मीनू चिड़िया अब काफी ज्यादा खुश थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जैसी करनी वैसी भरनी। हम जैसा करेंगे वैसा ही एक दिन हमें भुगतना पड़ेगा।